1947 जब भारत को आजादी मिली तब ये तो तय हो चुका था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा। अब यहाँ की जनता को अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार मिलेगा, मगर इसे लेकर विदेशों में हंसी हो रही थी। ये काम उतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त ना तो देश के पास अपना संविधान था और ना ही करोड़ों लोगों के बीच सफल चुनाव करवाने की कोई सटीक प्रक्रिया। वहीं करीब 250 सालों तक अंग्रेजों का जुर्म सह चुकी भारत की 85% जनता अनपढ़ थी और लोग ऐसे दुर्गम इलाकों में रहते थे जहां जाने का कोई रास्ता तक मौजूद नहीं था। एक बड़ी समस्या थी महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना। उस वक्त बहुत सी महिलाओं को अपने नाम बताने में झिझक थी। वो अपने नाम को किसी की बेटी या किसी की पत्नी कहलाना अधिक पसंद करती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जा सका। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा जाए। हालांकि कई विकसित कहे जाने वाले देशों में महिलाओं और गरीब मजदूरों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। वैसे तो भारत का यह फैसला कई मायनों में काफी अहम था, लेकिन पहली ही बार में करोड़ों वोटर्स से मतदान करवाना और उन्हें मैनुअली यानी हाथों से गिनकर रिजल्ट देना कोई मामूली खेल नहीं था। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद साल 1952 में कैसे हुआ आजाद भारत का पहला आम चुनाव, जानेंगे इस वीडियो में। भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की कहानी शुरू होती है 26 नवंबर 1949 के दिन, जब संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है और यह निर्णय लिया जाता है कि भारत में भी अब किसी लोकतांत्रिक देश की तरह ही चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें भारत की जनता को खुद अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। हालांकि ये कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि भारत की ज्यादातर जनता को ये तक नहीं पता था कि इलेक्शन होते क्या है। देश की 88% जनता पढ़ी लिखी नहीं थी और ये तक वो नहीं जानते थे कि वोट कैसे डालते हैं। ऐसे में पॉलिटिक्स से दूर रहकर चुनाव को बिल्कुल पारदर्शिता से करवाया जाए, उसके लिए एक पावरफुल गवर्नमेंट बॉडी की जरूरत थी। इसलिए 25 जनवरी 1950 के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई। 26 जनवरी के दिन देश में संविधान लागू किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन इसी बीच 15 दिसंबर के दिन लौह पुरुष कहे जाने वाले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधे पर आ गई। कहा जाता है कि भारत की पहली सरकार में पंडित नेहरू की सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ काफी बहस होती थी, इसलिए उन्होंने देश के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को खुद चुनना शुरू किया, ताकि उनके पास वो कार्यकर्ता रहे जो उनकी बात माने। और इस बात से खफा होकर कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जैसे कि 1947 में कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके जीबी कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई और दिग्गज नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ पार्टी बनाई। इन तीनों पार्टीज के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद चौथी लोकप्रिय पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। खैर 3 महीने विचार विमर्श के बाद सरकार ने मार्च 1950 में सुकुमार सेन को देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया, जिनके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चुनाव होने जा रहा था। कहा जाता है कि ये उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद सुकुमार सेन राजनीति से जुड़े देश के दूसरे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज और लंदन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और महज 22 साल की उम्र में उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी। 1947 में वो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी बने। इसके अलावा उन्होंने मैथ्स और डेटा मैनेजमेंट में मास्टरी भी हासिल की। ऐसे में चुनाव आयोग के कमान संभालने के लिए उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन गरीबी और असाक्षरता के बीच इतने बड़े देश में सफल चुनाव करवाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को अलग अलग चरणों में बांटा और अप्रैल 1950 से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं भारत सरकार ने यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर आम चुनाव करवाने का फैसला लिया, यानी 21 साल और उससे अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोटिंग के अधिकार थे, जबकि तब कई विकसित कहे जाने वाले देशों में महिलाओं और गरीब मजदूरों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। वैसे तो भारत का यह फैसला कई मायनों में काफी अहम था, लेकिन पहली बार में करोड़ों वोटर्स से मतदान करवाना, उनके लिए मैनुअली गिनकर रिजल्ट देना कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसे में सुकुमार सेन ने अपनी टीम के साथ मिलकर फैसला किया कि सबसे पहले हम मतदाताओं की लिस्ट बनाएंगे, जिसके लिए कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। ये लोग घर घर जाकर वोटर्स से कुछ डिटेल्स लेते थे, जैसे कि नाम, उम्र, पता और जेंडर इत्यादि, और मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़ते थे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना।
उस वक्त बहुत सी महिलाओं को अपना नाम बताने में झिझक थी। वो अपने आप को किसी की बेटी या किसी की पत्नी के ऐलाना अधिक पसंद करती थी। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा जाए, लेकिन फिर भी कई महिलाओं ने अपने नाम नहीं बताए। इसका परिणाम ये हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जा सका। मतदाता सूची बनाने के बाद अगला चरण था मतदान केंद्र बनाना, जिसे लेकर रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मतपेटियां बनाई गई थी, जिसके लिए लगभग 8,200 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था और करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। इसलिए भारत के कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां मतपेटियां पहुंचाना काफी मुश्किल था। ऐसे में कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मतपेटियां पहुंचाने के लिए खास तौर से पुलों का निर्माण किया जाना था, जबकि हिंद महासागर के कुछ महाद्वीपों में मतदाता सूची पहुंचाने के लिए नौसैनिक पोतों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ एक और समस्या ये थी कि भारतीय जनता का बड़ा हिस्सा अनपढ़ था और मतदान करते वक्त उनके लिए अपने इलाके के चुनावी उम्मीदवार के नाम पढ़ना नामुमकिन था। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में भाग लेने वाली हर पार्टी में उनका अलग अलग चुनाव चिन्ह चुनने के लिए कहा, ताकि उस चिन्ह को देखकर मतदाता अपनी पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दे पाए। वहीं पिछले 250 सालों से गुलामी की बेड़ियों में बंधे भारत का यह आजादी का पहला चुनाव था। ऐसे में सभी मतदाताओं को यही सवाल था कि आखिर वोटिंग कैसे करते हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने इलेक्शन प्रोसेस पर कई एड्स बनाए। 3000 सिनेमा घरों में इसे चलाया गया। साथ ही रेडियो पर भी मतदाताओं को चुनाव के बारे में समझाया जाता था और देश भर में चुनाव को लाखों पोस्टर्स भी लगाकर समझाया गया। इसी तरह अगले 2 सालों तक भारत की जनता तक चुनाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी पहुंचाई गई और अब जनता अपनी सरकार चुनने के लिए तैयार थी। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की तैयारियों में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रचार में लग चुकी थी। हर तरफ सभाएं आयोजित की जा रही थी, रैलियां निकाली जा रही थी और भाषण दिए जा रहे थे। इसी तरह समग्र भारत में इतना रोमांचक माहौल बन गया कि पहली बार चुनाव देख रही जनता के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। उस वक्त 14 राष्ट्रीय पार्टियों ने 40 क्षेत्रीय पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिसमें से कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव में भाग लेने वाली सबसे दिग्गज पार्टियां थी। कांग्रेस की तरफ से मुख्य प्रचारक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री थे। वहीं सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख चेहरों में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण का नाम शुमार था, जबकि जनसंघ का नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। 1 अक्टूबर 1952 के दिन पंडित नेहरू का पहला चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ और अगले 9 महीने में जवाहरलाल नेहरू ने देश के कोने कोने में चुनाव प्रचार किया, जिसमें उन्होंने 25,000 मील की दूरी तय की, जिसमें 18,000 मील का सफर हवाई रास्ते से, 5200 मील का कारों से और 1600 मील रेल और यहाँ तक कि 90 मील रास्ता उन्होंने नाव में बैठकर भी तय किया। नेहरू का पहला चुनावी भाषण पंजाब के लुधियाना में हुआ था। इसमें उन्होंने सांप्रदायिक दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि वे लोग हिंदू, सिख और संस्कृति के नाम पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा एक जमाने में मुस्लिम लीग ने किया था। दिल्ली में दिए हुए दूसरे भाषण में उन्होंने घोषणा की कि अगर कोई शख्स धर्म के नाम पर किसी दूसरे शख्स पर हाथ उठाता है, उससे वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वहीं अंबाला में उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वो पर्दे की प्रथा को छोड़कर देश के निर्माण में आगे आएं। इसी तरह चुनाव प्रचार के दौरान नेहरू ने करीब 2 करोड़ लोगों को सीधे संबोधित किया और करीब इतने ही लोग उनकी सिर्फ एक झलक के लिए सड़कों के दोनों ओर खड़े थे। बता दें कि उस समय कांग्रेस के टिकट के लिए बहुत मारामारी थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस टिकट पर एक बिजली का खंभा भी चुनाव जीत जाएगा। यूं तो सभी पार्टी जनसभाएं कर चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अकेली पार्टी थी जिसको रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला, वो भी आकाशवाणी पर नहीं बल्कि रेडियो मॉस्को पर। खैर, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवाने के लिए करीब 56,000 लोगों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चुना, जबकि उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। वोटिंग की प्रोसेस काफी सिंपल थी। हर मतदान केंद्र पर मतपेटियां रखी थी, हर पेटी पर अलग अलग चुनावों का चिन्ह हुआ करता था और मतदाताओं को उसमें अपना मत डालना होता था। लेकिन यहाँ कोई मतदाता 2 बार मत ना कर दे, इसलिए भारतीय मतदाताओं ने ऐसी स्याही बनाई जो मतदाताओं की उंगली पर 1 सप्ताह के लिए बनी रही। साथियों, आपको बता दें कि पहले चुनाव के 72 सालों बाद आज भी इलेक्शन में उसी स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह आजाद भारत में करीब 1.5 साल तक चुनाव की तैयारियां चली और 1952 के आम चुनाव का सबसे पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 के दिन हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में डाला गया, जिसके बाद देश के हर दूसरे भागों में जनवरी और फरवरी 1952 में मतदान करवाया गया, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं, पूरे देश में व्यापक अशिक्षा के बावजूद करीब 45.7% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
68 चरणों में कुल 17,32,12,343 वोट हुए और प्रत्येक मतदाता पर केवल 60 पैसे का खर्च आया। इस तरह देश के पहले इलेक्शन में कुल मिलाकर करीब 4,500 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 499 सीटें लोकसभा की थी। इस तरह ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे देश ये जो आस लगाए बैठे थे कि भारत में पहला चुनाव असफल होगा और भारत का लोकतंत्र टूटकर बिखर जाएगा, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और मजबूत हिंदुस्तानियों ने अपने पहले चुनाव को सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचाया। अब बारी थी रिजल्ट्स की, तो पंडित नेहरू की अगुवाई में चल रही कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 499 सीटों में से 364 सीटों पर जीत हासिल की और भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई, जबकि राज्यों की विधानसभा की कुल 3,280 सीटों में 2,247 सीटों पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी को लोकसभा चुनाव में कुल 16 सीटों पर जीत मिली, जिसमें से 8 सीटें मद्रास की थीं, जबकि भारतीय जनसंघ ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उन्हें सिर्फ 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, जिसमें से 1 सीट अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी, जिन्होंने कलकत्ता दक्षिण में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। वहीं किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनके सिर्फ 9 उम्मीदवार ही जीत का आनंद उठा पाए। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी ने 254 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिन्हें सिर्फ 12 सीटों पर ही विजय प्राप्त हुई। इसके अलावा करीब 1 दर्जन पार्टियों ने 1 से 2 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं ने हार का स्वाद भी चखा, जैसे कि राजस्थान में जयनारायण व्यास, बंबई में मोरारजी देसाई, बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, बाबा साहब को एक बेहद साधारण उम्मीदवार नारायण काजरोलकर ने चुनावी मैदान में मात दे दी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी के आचार्य कृपलानी भी फैजाबाद से चुनाव हार गए, लेकिन खुशकिस्मती से कुछ दिनों बाद वे भागलपुर से उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचने में कामयाब हुए। तो इस तरह हुए थे इस साल 1952 में देश के पहले जनरल इलेक्शंस, जिसमें भारत ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिखाया था कि ब्रिटेन के अत्याचारों की वजह से भारत ने भले ही साक्षरता और अमीरी हासिल नहीं की, लेकिन जुनून, हौसले और बुद्धि में हर भारतीय दुनिया से आगे है और आने वाले समय में भारत साक्षर भी बनेगा और दुनिया पर राज भी करेगा, जो आज हमें सच होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक बन चुका है। तो अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और भारत के महान इतिहास से जुड़े ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।